Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के सिलसिले में आज 17.2 आर्टिकल का सेकंड पार्ट पेश खिदमत है. इस पार्ट में हम इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंसाइल स्ट्रेच की सूरत में बात करेंगे. अगर हम डक्टाइल मटेरियल को लें, यानी एक ऐसा मटेरियल जो तार की शक्ल इख्तियार कर सकता हो, और उस डक्टाइल मटेरियल को यानी उस वायर को हम टेंसाइल डिफॉर्मेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर फिक्स करने के बाद टेंसाइल टेस्ट करें, इस तरह कि हमारे पास जो एक्सटेंशन हो वो एक खास रेट से हो. यानी हम ये समझ लें कि अगर हम फिक्स रेट के साथ स्ट्रेस को बढ़ाते हुए स्ट्रेन को नोट कर सकें तो वो हम एक टेंसाइल टेस्टिंग मशीन की मदद से कर सकते हैं. इस डिफॉर्मेशन को हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन, और उसके बाद हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, हम उसको फोर्स एलोंगेशन डायग्राम भी कह सकते हैं. यानी फोर्स के साथ साथ उसकी लेंथ में जो चेंज आती है, एक्सटेंशन पैदा होती है, उसको अगर हम प्लॉट करें और तो हमारे पास जो कर्व हासिल होगी वो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फोर्स एलोंगेशन कर्व कहलाएगी. इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको एक मशीन नजर आ रही है. ये हमारे पास मशीन है जिसमें हम वायर को दो जाज के अंदर इस तरह फिक्स करते हैं कि फिक्स करने के बाद हम मैकेनिकली उसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उसके अंदर एक्सटेंशन पैदा की जा सके. अब जो हम स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, वो भी, और इसके अंदर जितनी लेंथ में चेंज आएगी उसको भी हम नोट करते जाएंगे. और ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा होता है, कंप्यूटर की मदद से ये कर्व ट्रेस होगी. तो हमारे पास जो कर्व हासिल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी जिसमें एक एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेन और वाई एक्सिस के अलोंग स्ट्रेस रिप्रेजेंट किया जाए. अगर हम इस कर्व को देखें तो ये हमारे पास स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस कर्व हासिल हो रही है. अब इस स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस कर्व या फोर्स एलोंगेशन कर्व भी हम इसको कह रहे हैं, इसमें अगर हम मुख्तलिफ पॉइंट्स की बात करें तो इसमें ओ से लेकर ए तक का ये एरिया, यहां से यहां तक का एरिया, इसको अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूं जी, तो इस हिस्से में स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहते हैं. मतलब ये कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती जाएगी उसी रेट से स्ट्रेन भी बढ़ती जाती है. इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास प्रोपोर्शनल रीजन कहलाएगा. प्रोपोर्शनल रीजन से मुराद ये होती है कि स्ट्रेस को जिस रेशो से हम बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन भी उसी रेशो से कॉन्स्टेंटली बढ़ रही होती है. उसके बाद अगर हम देखें कि ए से लेकर बी तक का पॉइंट, यहां पे हमें एक कर्व नजर आ रही है. इस कर्व के अंदर अगरचे इलास्टिसिटी बरकरार रहती है और इस कर्व में ए से बी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन. लेकिन इसके बावजूद अगर हम इस बी पॉइंट पर स्ट्रेस को खत्म कर दें तो ये रिट्रेस कर लेती है बैकवर्ड डायरेक्शन में. यानी जो हम स्ट्रेस को खत्म करने से स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है. दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपनी असल हालत में वापस आ जाता है. हम इस रीजन को ओ से लेकर बी तक के रीजन को, यहां से लेकर यहां तक के रीजन को हम इलास्टिक रीजन का नाम देते हैं. इलास्टिक रीजन का मतलब ये होता है कि ये वो रीजन है जिसके दौरान अगर हम स्ट्रेस को खत्म करें तो वो स्ट्रेन भी खत्म हो जाती है, यानी बॉडी अपनी असल हालत में वापस आ जाता है. तो इलास्टिसिटी बेसिकली ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है कि अगर हम स्ट्रेचिंग फोर्स को खत्म कर देंगे तो उसमें से स्ट्रेच खत्म हो जाती है. लेकिन पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक का एरिया अगर देखें तो इस रीजन को हम प्लास्टिक रीजन का नाम देते हैं. प्लास्टिक रीजन से मुराद ये होती है कि यहाँ पे एक परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है.
परमानेंट डिफॉर्मेशन से मुराद यहाँ पर यह है कि जब हम स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं तो वो बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस नहीं आता, बल्कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन बाकी परमानेंट मौजूद रहती है। जस्ट लाइक क्या आप एक स्प्रिंग को अगर बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं तो उस सूरत में जब उसको छोड़ते हैं तो उसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ के बजाय थोड़ी सी लेंथ वाइज ज़्यादा हो जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो पॉइंट बी से सी तक की कर्व को रीजन को हम प्लास्टिक रीजन का नाम देते हैं। अब पॉइंट बी पर ये हमारे पास इलास्टिक लिमिट है। ये इलास्टिक लिमिट हम इसको आमतौर पे सिग्मा ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा ई से मुराद यहाँ पे कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस है दैट कैन बी applied on the material so that it may remains in the elastic limit। जैसे ही हम इससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये इलास्टिक लिमिट से क्रॉस कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जैसे ही हम मटेरियल में पर स्ट्रेस को खत्म करेंगे ये वापस अपनी असल हालत में आ जाएगा, लेकिन अगर हमने लिमिट इसको क्रॉस कर लिया स्ट्रेस को, इस लिमिट को क्रॉस करने की सूरत में बॉडी अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगी। यहाँ पे ये पोर्शन जहां पे आके प्लास्टिक रीजन खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये वो पॉइंट है कि अगर हम इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे या स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाता है मटेरियल, उसका प्लास्टिक बिहेवियर खत्म हो जाता है। तो शुरू में वो उसकी लेंथ में परमानेंट इजाफा होगा, उसके बाद वो पॉइंट डी पर आके टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये पॉइंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी जो किसी भी मटेरियल की हो सकती है, या ये मैक्सिमम स्ट्रेस होगी, यहाँ इसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस है दैट कैन बी विद होल्ड द मटीरियल। अब अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो मटेरियल ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। इसी वजह से हम इसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो अगर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस होगी तो मटेरियल बरकरार अपनी हालत को नहीं रख सकता और वो ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से हम उसको फ्रैक्चर स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो ये कर्व हमें किसी भी मटेरियल की स्ट्रक्चर के हवाले से काफी सारी इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो इसकी बेस के ऊपर हम मटेरियल्स को दो हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं। एक हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जो डक्टाइल मटेरियल्स कहलाते हैं। वो मटेरियल जो अप टू प्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी ऐसे मटेरियल जो प्लास्टिक बिहेवियर शो कर सके उनको हम डक्टाइल मटेरियल का नाम दे सकते हैं। लेकिन जैसे कॉपर है, रॉट आयरन है, ये वो मटेरियल्स हैं जो जैसे जैसे उस पर फोर्स बढ़ती जाए तो वो इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक बिहेवियर भी शो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो इलास्टिक लिमिट खत्म होने के बाद, यानी जो हमारे पास उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है उसके फौरन बाद वो टूट जाते हैं, यानी वहां पे वो प्लास्टिक बिहेवियर शो नहीं करते, यानी उसमें बी से सी तक का रीजन अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसे मटेरियल हमारे पास ब्रिटल मटेरियल कहलाते हैं। जैसे हाई स्टील कार्बन हो गए, ग्लास हो गया, ये मटेरियल ऐसे हैं जिन पर जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं तो ये विद इन इलास्टिक लिमिट तो ये उस फोर्स को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जैसे ही इलास्टिक लिमिट खत्म होती है उसके फौरन बाद ये टूट जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम ब्रिटल मटेरियल्स का नाम देते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल्स आर दोज which have plastic region in the stress strain curve, while the brittle materials are those which are broken just after the crossing the elastic limit। तो ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थी और उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स की बात हमने की। होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब हम बुक से इसकी रीडिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। In the initial stage of deformation, stress is increased linearly with the strain till we reach at point A। यानी हम O से A तक पहुंचते पहुंचते
ए पॉइंट तक ये लीनियर रीजन कहलाता है। लीनियर रीजन से मुराद ये है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती जाएगी प्रोपोर्शनली स्ट्रेन भी बढ़ती जाती है। दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट। अब पॉइंट ए को हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहेंगे क्योंकि इसके बाद लीनियरिटी उसकी खत्म हो जाती है, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज सिग्मा पी। अब इसके बाद क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज, असल में सिग्मा पी से क्या मुराद है या प्रोपोर्शनल लिमिट से क्या मुराद है कि इट इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी, कि ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो एक मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है इस तरह के उसकी प्रोपोर्शनैलिटी डिस्टर्ब ना हो। प्रोपोर्शनैलिटी से मुराद कि हमारे पास रेट ऑफ स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल है। Hooke's law, which states that strain is directly proportional to stress, is obeyed in the region OA, यानी O से लेकर A तक के रीजन के दरमियान Hooke's law obey करता है। From A to B, stress and strain are not proportional. A से B तक, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो A से B तक ये प्रोपोर्शनल नहीं रहते। But nevertheless, if the load is removed at any point between O and B, कि जब भी हम O और B के दरमियान कहीं पर भी लोड को या स्ट्रेस को खत्म करें, स्ट्रेन खत्म हो जाती है। The curve will be retraced and the material will return to its original length, यानी मटेरियल अपनी असल लेंथ में वापस आ जाता है। In the region OB, the material is said to be elastic. O से लेकर B तक लिमिट, इसको हम इलास्टिक मटेरियल कहेंगे, यानी अगर हम स्ट्रेस को B तक रखते हैं तो जब भी हम स्ट्रेस को खत्म करेंगे मटेरियल वापस अपनी असल हालत में आ जाता है। The curve means the material is said to be elastic. The point B is called the yield point. हमारे पास जो मैक्सिमम लिमिट आती है इलास्टिक लिमिट, उसको हम यील्ड पॉइंट का नाम देंगे। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। अब पॉइंट बी पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है इसको हम इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं, सिग्मा ई से डिनोट करते हैं। इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, द स्पेसिमेन become permanently changed and does not recover its original shape or dimensions after the stress is removed. यानी B से जब हम स्ट्रेस को और आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि B से C तक हमारे पास वो रीजन है जिसमें मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्मेशन शुरू कर देता है, और उस दौरान में अगर हम स्ट्रेस को हटाएं तो स्ट्रेन मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होती, यानी उसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती है। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इस तरह के बिहेवियर को हम प्लास्टिसिटी का नाम देते हैं। अब द रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोर्शन ऑफ द कर्व फ्रॉम बी टू सी। अब ये बी से सी तक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। The point C in figure 17.4 represent the ultimate tensile stress. ये ultimate tensile strength से क्या मुराद है, इसको हम सिग्मा m से डिनोट करेंगे of the material. The ultimate tensile strength is defined as the maximum stress that a material can withstand and can be regarded as the nominal strength of the material. यानी पॉइंट C तक अगर कोई मटेरियल पहुंचता है वहां तक वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है। अब ये हमारे पास वो स्ट्रेस है जिसके बियॉन्ड वो मटेरियल अपनी उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो टूट जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, या हम इसको नॉमिनल स्ट्रेंथ का नाम भी दे सकते हैं। द मटेरियल ब्रेक एट पॉइंट डी, और पॉइंट डी पर वो ब्रेक हो जाता है रिस्पॉन्डिंग दी फ्रैक्चर स्ट्रेस, और उसको हम फ्रैक्चर स्ट्रेस यानी सिग्मा एफ का नाम दे देते हैं। अब इसके बाद वो मटेरियल substances which undergoes plastic deformation until they break are known as ductile substances.
वो मटेरियल जो प्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, डिफॉर्मेशन तक जाते हैं, उनको हम डक्टाइल सब्सटेंस का नाम देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी चीज को खींचना शुरू करें और वो टूटने से पहले दरमियान में बारीक होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। अगर हम उसको छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी असल हालत में नहीं आती। ऐसे मटेरियल्स को हम डक्टाइल मटेरियल्स का नाम देते हैं। और जैसे एग्जांपल है इसकी, लेड, कॉपर एंड रॉट आयरन आर डक्टाइल। अदर सब्सटेंसेस व्हिच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, और वो सब्सटेंस जो इलास्टिक लिमिट के फौरन बाद टूट जाते हैं, आर नोन एज ब्रिटल सब्सटेंस, उनको ब्रिटल सब्सटेंस का नाम दिया जाता है। ग्लास और हाई कार्बन स्टील एटसेट्रा आर ब्रिटल, क्योंकि जैसे ही वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हैं वो टूट जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो प्लास्टिक बिहेवियर शो नहीं करते। इस वजह से हम इसको डक्टाइल इस वजह से हम इसको ब्रिटल मटेरियल्स का नाम देते हैं। होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।